हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्राइट माइंड्स। तो अपन कहाँ तक किया था? अपन ने लास्ट लेक्चर में कार्बन एंड कंपाउंड्स में अपन ने कंप्लीट कर दिया था। कार्बन के बारे में अपन ने समझा था कि कार्बन क्या था। कार्बन एक केमिकल एलिमेंट था जो कि ग्रुप नंबर 14 में और पीरियड नंबर सेकंड में आ रहा था। ये आपको शायद यूनिक चीज लगी होगी और आपके ग्रुप पीरियड पता नहीं होंगे तो आपको नॉलेज कल लास्ट लेक्चर में बता दिया गया होगा। तो कार्बन क्या था? एक नॉन मेटेलिक एलिमेंट था, अपन ने पढ़ा था। और 15th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट था। कौन सा था? 15th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था? 2 and 4। क्या था? 2 and 4 मीन के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे और एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, जबकि उन्हें कितने चाहिए थे? 8 इलेक्ट्रॉन। मीन्स इसके कारण ही इसके वैलेंस शेल में 4 वैलेंस बॉन्ड बना सकता था। इसीलिए इसकी टेट्रावैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी क्या होती है? 4 होती है, इसीलिए इसको टेट्रावैलेंट बोला जाता है। क्लियर है? और यूनिकनेस क्या थी इसकी? ये कार्बन से कार्बन बहुत सारे ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है, इसीलिए ये यूनिक है। और फिर क्या था? अर्थ क्रस्ट। क्या था? अर्थ क्रस्ट में कितना था? 0.02%। और एटमॉस्फेयर में क्या था? 0.03%। एंड अपने ह्यूमन बॉडी में 18.2%। अपन हर लेक्चर के पहले थोड़ा बहुत रिवाइज करेंगे ताकि अपन कितना भूल नहीं पाए। अपने लेक्चर्स को आने में 1 से 2 दिन लग जाते हैं, तो अपन उसका बैकवर्ड जो अपन ने पढ़ा था वो भूल नहीं जाए, इसीलिए अपन थोड़ा बहुत रिवाइज करते चलेंगे। और फिर क्या पढ़ी थी अपन ने? बॉन्डिंग्स पढ़ी थी। 2 टाइप के बॉन्ड पढ़ाए थे आपको, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कितने टाइप के थे? 4 टाइप के थे। आयनिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और वीक बॉन्ड कितने बताए थे आपको? 2 टाइप के, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वैंडरबिल्ट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड आपको पता था कि दो ऑपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में जो बॉन्ड बन रहा था वो आयनिक बॉन्ड था। और मेटेलिक बॉन्ड क्या था? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स में और पॉजिटिव मेटल आयंस के बीच में जो बॉन्डिंग हो रही थी वो क्या थी? मेटेलिक बॉन्डिंग थी। और फिर कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या थी? कोवेलेंट बॉन्डिंग में शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हो रहा था। और बाकी 3 आपके काम के नहीं थे, इसलिए आपको नहीं बताए गए थे, ओनली आपको नेम याद रखने थे। तो बॉन्डिंग समझ में आई थी, आई होप आपको समझ आया होगा। और आयनिक बॉन्ड में और कोवेलेंट कंपाउंड्स जो आपके कार्बन कंपाउंड्स थे उसके बीच में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस भी अपन ने समझा था लास्ट लेक्चर में। और एनर्जी स्टेबिलिटी लॉ पढ़ाया था। तो अपन इस लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं कि व्हाई कार्बन डू नॉट प्रेफर टू मेक एन आयनिक बॉन्ड। मींस कार्बन क्यों नहीं प्रेफर करता है आयनिक बॉन्ड बनाना? व्हाई कार्बन डू नॉट प्रेफर टू मेक आयनिक बॉन्ड। मींस आयनिक बॉन्ड बनाना है कार्बन को, तो या तो उसको क्या करने पड़ेंगे? इसके 4 वैलेंस शेल बाकी है। मींस इसके पास एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 इलेक्ट्रॉन्स है। 4 और भर सकता है ये। मींस एल शेल में अपन कितने भर सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स को भर सकते हैं और 4 ही प्रेजेंट है, तो 4 और इसको भरने हैं इसको स्टेबल होने के लिए। मींस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कब होगा? जब तक वो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन नहीं लेगा। तो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन यानी या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे, और कौन सा नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन ले ले? हीलियम का। या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर दे, और किसका कॉन्फ़िगरेशन ले ले? नियॉन का। तो दोनों की कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए या तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे या इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने पड़ेंगे। तो कौन सा ये ऐसा क्यों नहीं कर पाता? उसका एक रीजन है। तो फॉर आयनिक बॉन्ड, फॉर कार्बन to make the ionic bond, they either loss electrons, means loss करेगा तो C4 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन आएगा, लॉस कर देगा तो। या इसको दे आइदर गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स यहां पे भी 4, या तो गेन कर देगा तो मीन्स C4 नेगेटिव का कॉन्फ़िगरेशन ले ले। अगर इसको आयनिक बॉन्ड बनाना है या तो इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ते हैं आयनिक बॉन्ड में या गेन करने पड़ते हैं। तो ये क्यों नहीं करेगा? इसका क्या रीजन है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, फॉर फॉर्मिंग
for forming C4 नेगेटिव एनायन। अगर C4 नेगेटिव एनायन बनाना होगा तो मींस इट हैज डिफिकल्ट to hold the nucleus with 6 protons to attract the 10 electrons, that is 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। मींस अपन ने क्या लिखा है, फॉर फॉर्मिंग द C4 एनायन, मींस 4 अगर वो ले लेता है, मींस 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, तो C4 का कॉन्फ़िगरेशन आएगा, मींस 4 इलेक्ट्रॉन उसने ले लिए, इसीलिए वो माइनस में रहता है। मीन वो ले रहा है, ले रहे हैं अपन किसी से दान ले रहे हैं, मींस या तो कोई भी पैसे वगैरह ले रहे हैं तो अपन उसके नेगेटिव इफेक्ट में आते हैं, तो इसीलिए इसका नेगेटिव इफेक्ट है। तो अपन कोई भी ले रहे हैं तो मतलब अपन ने क्या लिखा, इट हैज डिफिकल्ट टू होल्ड द न्यूक्लियस विद द 6 प्रोटॉन टू अट्रैक्ट द 10 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज द 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। मीन हमेशा अगर अपन ने पढ़ा था कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है, तो 6 होने के कारण इसमें क्या थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे और 6 प्रोटॉन्स थे। 6 इलेक्ट्रॉन्स मीन 2 किसमें थे, के शेल में, किसके, के शेल में, मींस इनर शेल में, और आउटर शेल जो एल शेल थी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 4 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहेगा, अपन यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, गेन करवा रहे हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर देगा, तो मींस इसकी आउटर जो वैलेंस शेल है उसमें कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ऑलरेडी प्रोटॉन्स तो 6 है, बट इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेल के और 8 इलेक्ट्रॉन्स एल शेल के, तो 6 प्रोटॉन्स है और 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो आप ही सोचो कि 6 जने 10 जनों को कंट्रोल कर पाएंगे क्या, मींस आप एक सोचो कि आपका एक ग्रुप है, तो आप 6 जने हो तो आगे के 6 जनों से आप मुकाबला कर सकते हो, बट आप ही 6 जने हो और आपके आगे 10 जने आ जाए तो आप उसको हरा नहीं पाओगे। तो इसी आप लिव लाइक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि 6 जने 10 जनों को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, मींस 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को इजीली अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे और बॉन्ड क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा, और लूज होने के कारण ये बॉन्ड बनना स्टेबल नहीं रह पाएगा, इसीलिए ये बॉन्ड नहीं बनाते। समझ आ गया ये हो? तो अपन इसमें एक और देख सकते हैं, फॉर फॉर्मिंग C4 प्लस कैटायन, अब क्या बन रहा है, C4 प्लस का कैटायन बन रहा है, मीन वो 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, इसीलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो it has also found, मींस जब ये क्या करेगा, मींस 4 आपको लूज करवाने, क्या करवाने, 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करवाना है, तो आप कौन सा क्या बोलते हैं, नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन ले रहे हो, हीलियम का ले रहे हो, तो हीलियम का 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करवाने पड़ेंगे। इज ऑल्सो फाउंड टू गिव द large amount of energy to extract out a 4 electrons and that is leave the structure with 6 protons and only 2 इलेक्ट्रॉन्स। मींस अपन ने यहाँ पे क्या लिखा, फॉर फॉर्मिंग द C4 कैटायन इट हैज ऑल्सो फाउंड टू गिव द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू एक्सट्रैक्ट आउट द 4 इलेक्ट्रॉन्स
and it is also found unstable, that is the leave the structure with the 6 proton and only 2 electrons. Means अपन ने यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स निकालने होंगे, अपने अंदर से निकालने होंगे, तो पहला जो आप निकालोगे मींस 6 प्रोटॉन्स थे और 6 ही इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इनर शेल के और 4 आउटर शेल के, तो उसको आउटर शेल का जब भी 1 इलेक्ट्रॉन जैसे निकाल दोगे तो 6 प्रोटॉन्स, एक शेल को 1 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया, तो 6 प्रोटॉन्स के बाद अब कितने बच गए इलेक्ट्रॉन्स? 5 ही इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो मतलब और स्ट्रांगली खींचेगा। और जैसे आप दूसरा इलेक्ट्रॉन जो आउटर शेल का 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 3 बचे, और तीसरा इलेक्ट्रॉन जैसे आप निकालने की कोशिश करोगे तो 6 प्रोटॉन, वो बच्चे कितने पास? उनके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे, तो और स्ट्रांगली उसको क्या करेगा? खींचेगा, और स्ट्रांगली खींचेगा। तो मींस आप जैसे जैसे निकालते जाओगे तो उसका जो अट्रैक्शन है वो बढ़ता ही जाएगा, और बढ़ने के कारण ये क्या करेगा? उसको इजीली छोड़ेगा नहीं, और इजीली छोड़ेगा नहीं तो आप उसको निकाल नहीं पाओगे, और निकाल नहीं पाओगे इसीलिए वो बॉन्ड C4+ का कैटायन नहीं बना पाएगा। इसीलिए आपको समझ आया कि वाई कार्बन डू नॉट प्रेफर टू मेक एन आयनिक बॉन्ड, इसीलिए कार्बन आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है। आई होप यहां पे आपको समझ में आया होगा। तो अपने पास प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, क्या हो गई है कि कार्बन आयनिक बॉन्ड तो नहीं बनाता, तो अब आयनिक बॉन्ड के अलावा क्या था? मेटेलिक बॉन्ड था। तो मेटेलिक बॉन्ड तो कार्बन बना नहीं सकता क्योंकि कार्बन क्या है? नॉन मेटल है। अब कार्बन नॉन मेटल है, तो अब तीसरे टाइप का बॉन्ड अपन ने जो पढ़ा था कोवेलेंट बॉन्ड, अब वो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी कि आयनिक बॉन्ड तो बना नहीं पा रहा और ना ही मेटेलिक बॉन्डिंग बना पाएगा। तो अब तीसरे टाइप का जो बॉन्ड अपन ने बॉन्डिंग पढ़ी थी, कौन सी थी? कोवेलेंट बॉन्डिंग, जो अब वही करवाएगा। तो प्रॉब्लम क्रिएट थी कि आयनिक बॉन्ड नहीं करवा पाएगा, तो अब सॉल्यूशन क्या है कि कोवेलेंट बॉन्डिंग का सॉल्यूशन है। तो आई होप आपको यहां पे समझ आया होगा कि प्रॉब्लम क्या थी, अब उसका अपन सॉल्यूशन कैसे। अब देखिए, अब अपने पास क्या था ना कि भाई कार्बन को प्रॉब्लम तो क्रिएट हो गई कि आयनिक बॉन्ड कार्बन नहीं बना रहा था, अब क्या बनाएगा? कोवेलेंट बॉन्डिंग में पढ़ाएगा। अब सॉल्यूशन अपने प्रॉब्लम दैट इज क्रिएटेड, नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन? अब सॉल्यूशन यही है, कार्बन क्या करेगा? कार्बन overcomes with this problem by sharing of electrons, sharing of the electrons with the carbon atom। क्या होगा? अदर कार्बन एटम और एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। मींस अब क्या हुआ ना, अब अपने पास प्रॉब्लम तो थी, अब सॉल्यूशन क्या है कि कार्बन कैसे ओवरकम करेगा इस प्रॉब्लम से? बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन विद द अदर कार्बन एटम या एटम ऑफ द अनदर एलिमेंट। मींस या तो खुद के कार्बन भाई के साथ ही बॉन्ड बना देगा या शेयर कर देगा इलेक्ट्रॉन, या तो किसी अदर एलिमेंट को बोलेगा कि तू मेरे साथ आ जा, अपन दोनों बॉन्ड बना देते हैं, शेयर कर देते हैं इलेक्ट्रॉन और स्टेबल हो जाते हैं दोनों। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल कह रहे होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब अपने को क्या देखना है कि शेयरिंग कैसे होती है इलेक्ट्रॉन्स की, क्या होता है? मीन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है? shared electrons belong to the outermost shell by came together shared electrons and attain noble gas configuration। मीन्स देखो, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या लिखा आपने? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू द आउटरमोस्ट शेल by the both the atoms came together and shared the electron and attained the noble gas configuration। मीन्स अपन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब आई होप आपको समझ आया होगा। मीन्स दो कोई भी एटम होंगे वो दोनों क्या आएंगे? साथ में आएंगे, और साथ में क्या करेंगे कि मान लो अपने पास एक हाइड्रोजन है और दूसरा हाइड्रोजन है। अब अपन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की हेल्प से समझ के देखेंगे कि शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैसे होती है। अभी अपन आगे
मूव करते हैं ना फर्दर, उसमें देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है। अब दोनों हाइड्रोजन भाइयों को क्या चाहिए, एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। मींस उनके पास ऑलरेडी के शेल में एक इलेक्ट्रॉन तो है, उसके पास भी क्या है, के शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, बट उन दोनों को एक क्या चाहिए, एक एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए उनको स्टेबल होने के लिए। यानी उनको कौन सी गैस के पास जाएगा, हीलियम गैस के पास जाएगा, हीलियम गैस की नोबल कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा। तो अब उनको एक एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो वो बोलेगा, एक हाइड्रोजन बोलेगा दूसरे हाइड्रोजन को कि तू भी एक इलेक्ट्रॉन ले आ, मैं भी एक इलेक्ट्रॉन ले आता हूं। अपन दोनों उन दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देंगे और नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन ले लेंगे। तो ऐसे ही शेयरिंग होती है। अब कार्बन एटम्स को क्या चाहिए, कार्बन एटम को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कार्बन किसके पास जाएगा, या तो हाइड्रोजन के पास ही चला जाएगा। 4 हाइड्रोजन को बोलेगा कि आप चारों को क्या चाहिए, एक एक इलेक्ट्रॉन सबको चाहिए, और मेरे को क्या चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो आप चारों मेरे पास आ जाओ, अपन चारों एक साथ बॉन्ड बना देते हैं और दोनों को, अपन दोनों क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन ले लेंगे। तो अपन सारे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड्स में भी आता है और इंपॉर्टेंट भी है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को समझने के लिए। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्या देखने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को देखने वाले हैं। किसको देखने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। 1 सेकंड चाइल्ड, 1 सेकंड। अब अपन क्या देखने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में अपन किसका देख रहे थे, अभी एग्जांपल आपको मैं दे रहा था हाइड्रोजन का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां अपन क्या ले लेते हैं, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में आप जैसे देखोगे इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है, सबसे पहला ही आता है पीरियोडिक टेबल में 1। तो मींस इसकी के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसको क्या चाहिए, नीड 1 इलेक्ट्रॉन टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं कॉन्फ़िगरेशन पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप लिखना चाहे तो लिख देते हैं। नीड 1 इलेक्ट्रॉन टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब इसको रिएक्शन में एक और इलेक्ट्रॉन लाना है ताकि हीलियम का वो कॉन्फ़िगरेशन ले ले। तो अब ये क्या करेगा, अपने एक और हाइड्रोजन एटम को बोलेगा कि भाई तू भी आजा, अपन दोनों एक साथ क्या करते हैं, दोनों एक बीच में दोनों इलेक्ट्रॉन रखते हैं और दोनों शेयर करते हैं, और शेयरिंग से क्या हो जाएगा, अपन दोनों ही स्टेबल हो जाएंगे। तो अब हाइड्रोजन एटम के पास, एक ये हाइड्रोजन एटम है, इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। ये हाइड्रोजन एटम है, इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, साथ में देंगे, दोनों क्या करेंगे, बीच में रखेंगे। मींस इसने भी एक रखा और इसने भी एक रखा, तो दोनों अब क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये आपका बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। या इसको डॉट से भी बना सकते हो या एक्स से भी बना सकते हो, मींस क्रॉस से भी कर सकते हो। तो अब यहाँ पे क्या था, एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन, दोनों को क्या चाहिए, एक एक चाहिए। तो इसका हाइड्रोजन का 1 और 2 ये स्टेबल है, और इस हाइड्रोजन का भी 1 और 2 ये भी स्टेबल है। आई होप यहां से आपको समझ आया होगा। अगर यहां से क्लियर नहीं होता ना, तो अब क्लोरीन का स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। किसका देखते हैं, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। उससे आपको आई होप बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो अब क्या होगा, एटॉमिक नंबर इसका क्या है, क्लोरीन का 17 है। क्या है, 17। अब इसकी के शेल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। एल शेल में 8 है, और एम के एल एम एन, और एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। अब इसको एम शेल को मैं एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अगली नोबल गैस कौन सी होती है, आर्गन होती है। कौन सी आती है, आर्गन। हीलियम, नियॉन, फिर आर्गन। अब आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब मींस अपन बनाते हैं क्लोरीन का एक एटम बनाते हैं। क्लोरीन के पास आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स अपन यहाँ पे बनाएंगे। तो आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ऐसा ही दूसरा क्लोरीन एटम को भी ये भाई भाई को बोलेगा कि भाई तू भी आजा, अपन दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर देते हैं और स्टेबल हो जाता है दोनों। तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये जो बाहर का जो एक एक इलेक्ट्रॉन है ना, वो इधर बीच में रखेंगे और दोनों शेयर करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगी, शेयरिंग होगी। यहाँ क्लोरीन, ये दूसरा क्लोरीन, यहाँ पे इन्होंने क्या रखा, या तो डॉट से बना दो या एक्स से भी बना सकते हो। यहाँ पे इन्होंने क्या रख दिए, 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए। अब इनके पास नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉन थे वो बना दो, 1 2 3 4 5 6। ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, ये भी इधर आया।
तो 1 2 3 4 5 6। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, इसको सर्कल बना दो। क्लियर है? अब यहां पे गिनो इस इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉन गिनो क्लोरीन के, 1 2 3 4 5 6 7 8, मींस इसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। अब इसके गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, मींस इसका कॉन्फ़िगरेशन भी पूरा है। मींस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये दोनों क्या हो गए, स्टेबल हो गए। मींस इन दोनों ने किसका कॉन्फ़िगरेशन ले लिया, नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन ले लिया। ऐसे ही आप ऑक्सीजन का भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हो, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, CNO, मींस एटॉमिक नंबर 8 है। तो के शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब ये लोग क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। मींस नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन लेने में इनको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन एटम बनाओ, एक और ऑक्सीजन एटम बनाओ। अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम क्या बोलेंगे, इनके पास आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। मींस 1 2 3 4 और ये 5 6। सेम यहाँ पे भी 1 2 3 3 4 5 और 6। अब इन दोनों को क्या करना है, दोनों दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। यहाँ पे तो क्या था, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा था। अब इनको क्या करना है, दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब ये भी 2 लाएगा और ये भी 2 लाएगा, तो मींस दो दो इलेक्ट्रॉन लाएंगे, तब जाके ही तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ले पाएंगे। अब यहाँ पे ये दोनों क्या लेंगे, दो दो इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो ये आउटर के जो 2 है वो यहाँ पे बीच में रखेंगे। ये लोग क्या रखेंगे, 2 ये लाया और ये 2 ये वाला ऑक्सीजन लाया। अब यहाँ पे भी ऑक्सीजन बना दो, यहाँ पे भी ऑक्सीजन बना दो। अब इसके बाकी के इलेक्ट्रॉन्स बना दो, 2 4 वाले, 1 2 3 4। इसके भी 2 4 बना दो, 1 2 3 4। अब सर्कल कर दो, इसका सर्कल और ये इसका सर्कल। अब यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन्स गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये स्टेबल है। इसके गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, मींस ये भी स्टेबल है। अब दोनों ने क्या किया, दोनों ने 8 इलेक्ट्रॉन्स बाहर के कंप्लीट कर दिए। तो आपको आई होप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पे समझ आया होगा। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसमें 3 टाइप के बॉन्ड्स आते हैं। मींस यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, मींस 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, मींस इसने भी एक दिया, इसने भी एक दिया। तो मींस हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। क्या बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। सेम यहाँ पे भी एक एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। क्लोरीन क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितनी शेयरिंग हुई है, 4 हुई है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है। हर बंदे ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 2 दिए। जब एक एटम एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है तो वहां पे आई है सिंगल बॉन्ड आता है। बट यहाँ पे क्या है, डबल डबल बॉन्डिंग की, डबल डबल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कभी भी आपसे पूछा जाए कौन सा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है। आई होप यहां से अपन क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन को ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, नाइट्रोजन को। एटॉमिक नंबर क्या होता है नाइट्रोजन का, कार्बन के बाद ही आता है। कार्बन के बाद मतलब इसके नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, के शेल में 2, एल शेल में 5। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये नाइट्रोजन क्या करेंगे, 2 नाइट्रोजन बना दो। अब इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। अब दोनों नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है, 5 अब इनको क्या चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको भी 3 चाहिए, इसको भी 3 चाहिए इलेक्ट्रॉन स्टेबल करने के लिए। दोनों नाइट्रोजन भाई बोलेंगे कि भाई साहब आप भी 3 इलेक्ट्रॉन ले आओ और मैं भी 3 इलेक्ट्रॉन ले आता हूं, और अपन दोनों क्या कर लेंगे, स्टेबल हो जाएंगे। तो ये जो बाहर के 3 इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ पे बीच में रख दो। ये भी इसने 3 इलेक्ट्रॉन बीच में रख दिए और इस भाई साहब ने भी 3 इलेक्ट्रॉन्स बीच में रख दिए। अब इस नाइट्रोजन के बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन्स बना दो। सेम इस नाइट्रोजन के भी बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन्स बना दो। अब यहाँ पे सर्कल आउट कर दो, ये भी सर्कल आउट कर दो। यहां से क्या बन गया, शेयरिंग हो गई। अब यहां से इसके गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये स्टेबल है। इसके गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8,
स्टेबल। आपका ये कौन सा बन गया, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया। अब क्या हुआ था, यहाँ पे तो दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, बट यहाँ पे तो एक एक बंदा कितने लाया है, तीन तीन इलेक्ट्रॉन लाया है। तो यहाँ पे बीच में कौन सी बॉन्ड हो जाएगी, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगी। हमेशा नाइट्रोजन में आपसे पूछा गया कि दो नाइट्रोजन एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। आप और आपकी एनसीईआरटी बुक में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सबके बने हुए हैं, और ये ऐसे बनाते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के बताइए। या तो आपको बोल देंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ O2 का, तो ये क्या है, O2 मॉलिक्यूल है, और ये कौन सा है, ClCl Cl2 मॉलिक्यूल है, और ये N2 मॉलिक्यूल है। तो आपसे बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ Cl2 का, O2 का, N2 का, हाइड्रोजन का, कार्बन का, किसी का भी पूछ सकता है, या तो अलग अलग टाइप्स के भी पूछ सकता है कि NH3 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, या CH4 का बनाओ, या वाटर का बनाओ। CH4 क्या होती है, मीथेन गैस होती है, जो कि किसमें यूज होती है, एज अ CNG यूज की जाती है अपने फ्यूल के लिए। तो ठीक है, तो ये अब यहाँ पे तो अपन ने सिंगल एटम का लिया था, अब अपन देखते हैं NH3 वाटर का बना के, CH4 का बना के ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। अब बच्चों अपने को क्या देखना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखने हैं अलग अलग मॉलिक्यूल्स। अभी तो अपन क्या कर रहे थे, एक ही एटम के बीच में दो शेयरिंग करवा रहे थे। अब यहाँ पे अलग अलग मॉलिक्यूल्स मैंने आपके लिए लिख दिया है। तो वाटर के बीच में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनता है, मींस हाइड्रोजन दो है और ऑक्सीजन एक है। तो ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, अपन ने देखा था दो इलेक्ट्रॉन चाहिए थे स्टेबल होने के लिए, और हाइड्रोजन को क्या चाहिए था, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था। बट यहाँ पे दो है, तो मींस दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो दोनों को, हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था स्टेबल होने के लिए, और ऑक्सीजन को कितना चाहिए था, दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन बना दो। ऑक्सीजन के बीच में क्या है, ऑक्सीजन में कितने थे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 8 एटॉमिक नंबर था ना, तो के शेल में 2 और एल शेल में 6। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन में कितने थे, एक एक इलेक्ट्रॉन थे, इधर भी हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन। अब इसको एक चाहिए, इस हाइड्रोजन को कितना चाहिए, एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। इसको भी कितना चाहिए, एक और चाहिए। इन दोनों को क्या चाहिए, ऑक्सीजन भाई साहब को क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब दोनों, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन बोलेगा भाई साहब आप दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन ले आओ, मैं भी एक एक इलेक्ट्रॉन आप दोनों को प्रोवाइड कर देता हूँ। तो अपन शेयर कर देते हैं, और शेयरिंग से क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन ने एक बॉन्ड बीच में रखा, एक ऑक्सीजन को, एक ऑक्सीजन इसने, एक इलेक्ट्रॉन को इसने भी बीच में रखा, ऑक्सीजन ने सेम, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन ने बीच में रखा, और हाइड्रोजन ने भी बीच में रखा। अब क्या हुआ, दोनों ने एक एक दे दिया, मींस 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच गए, 1 2 3 4। अब यहां से सर्कल बना दो आप, और यहां पे भी हाइड्रोजन, और ये ऑक्सीजन। ये आपका बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ दी H2O। मींस यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के 1 2 ये स्टेबल है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके। अब इसके गिनो ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लेके स्टेबल है। हाइड्रोजन ये वाला 1 2 2 इलेक्ट्रॉन से स्टेबल है, मींस इसका हाइड्रोजन का बॉन्ड स्टेबल है। अब हाइड्रोजन का बॉन्ड जो आपको बनता है वो कैसे बनता है, हमेशा यूं बनता है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन लाए थे। तो अपन ने, मैंने बोला था आपको, एक एक इलेक्ट्रॉन लाया उसके बीच में कौन सी होती है, सिंगल बॉन्डिंग होती है। तो आपका हाइड्रोजन का जो बॉन्ड बनता है वो सिंगल बॉन्ड के साथ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है आपका। यहाँ पे क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं, जो कि आपको लोन पेयर यहाँ पर तो जरूरत नहीं है, यहाँ पे लोन पेयर्स होते हैं। इसके कारण ये अपने को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में क्या दिख रहा है, लीनियर दिख रहा है, कि यूं लीनियर है, मीन्स यहाँ से ऐसा दिख रहा है, बट एक्चुअल में होता यूं है, क्योंकि यहाँ पे इसके पास क्या होते हैं, ऑक्सीजन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आपको के शेल में दिख रहे होते हैं ना, पता है ना, 2 शेल अपने 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में होते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन, वो क्या होते हैं, लोन इलेक्ट्रॉन्स, यूं ही पड़े रहते हैं। तो उसके कारण वो इन दोनों बॉन्ड को रिपेल करते हैं, मींस धक्का देते हैं। तो इस कारण से जो ऐसा बॉन्ड होना चाहिए था वो यूं हो जाता है। आई होप यहाँ पे आपको वाटर का समझ आया होगा। तो अब NH3 देखते हैं। NH3 में मींस N को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, मींस इसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर क्या था, 7 था, 2 के शेल में और 3 5 एल शेल में। तो 7 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए थे, 1 2 3 4 और ये 5। अब ये दूसरे 3 हाइड्रोजन को बोलेगा कि सर आप भी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ले आओ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, एक एक इलेक्ट्रॉन ले आएंगे। और इसको क्या चाहिए, 3 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हाइड्रोजन एक एक को बोलेगा मैं आप तीनों को एक एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता हूं, आप भी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ले आओ, तो अपन सब स्टेबल हो जाते हैं। तो नाइट्रोजन क्या बोलेगा,
एक नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन रखा और एक यहाँ के हाइड्रोजन ने रखा, तो ये हाइड्रोजन। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ के नाइट्रोजन ने दिया और यहाँ पे हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, और एक यहाँ पे भी नाइट्रोजन ने रखा और एक यहाँ पे हाइड्रोजन ने रखा, तो तीनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन रख दिया। और इसके पास ये 3 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्यूपाई हो गया और ये 2 तो पहले से इसके पास प्रेजेंट थे, तो यहां से अब सर्कल बना दो, ये सर्कल बना दो, ये सर्कल बना दो, ये सबको कवर करेगा नाइट्रोजन। यहां से समझ आ गया आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है। तो हाइड्रोजन के गिनो 1 2, ये स्टेबल, हाइड्रोजन का गिनो 1 2 स्टेबल, ये 1 2 स्टेबल। अब नाइट्रोजन के गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, मींस नाइट्रोजन भी स्टेबल। अब NH3 का जो स्ट्रक्चर बनता है वो कैसा बनता है, NH, ये भी H और ये भी H, ये आपका स्ट्रक्चर है NH3 का। तीनों सब लोग क्या आए थे, एक एक इलेक्ट्रॉन लाए थे और एक एक इलेक्ट्रॉन लाए थे, तो मींस सिंगल बॉन्ड बनेगा, जो कि अपन ने बता दिया है। तो आई होप यहाँ पे डबल डबल स्ट्रक्चर जो डिफरेंट डिफरेंट एटम के बीच में कैसे बन रहा है। अब CH4 दे रखा है, CH4 यानी कार्बन को कितने 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 4 वैलेंस शेल में इसके इलेक्ट्रॉन पड़े थे, 4 और बॉन्ड बनाएगा तब जाके वो स्टेबल होगा। तो 4 हाइड्रोजन को लेके आता है कार्बन मना के कि सर आप भी आ जाओ, अपन दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं सारे लोग और स्टेबल हो जाते हैं। तो कार्बन को क्या चाहिए थे, 4 बॉन्ड चाहिए थे और वो 4 हाइड्रोजन को पकड़ के ले आया। तो हाइड्रोजन के पास क्या था, एक बॉन्ड था, मतलब मैं डायरेक्ट ये बना रहा हूं, अब ये स्ट्रक्चर जो वापस नहीं बना हुआ, मैं डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन ने एक रखा, कार्बन ने एक रखा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन ने एक रखा, मतलब कार्बन ने एक रखा और हाइड्रोजन ने एक रखा, यहाँ पे भी कार्बन ने रखा, हाइड्रोजन ने रखा, और यहाँ पे भी कार्बन ने रखा और हाइड्रोजन ने रखा। 4 ऑलरेडी पड़े थे, तो ये सर्कल आउट कर दो, ये सर्कल आउट कर दो, ये सर्कल आउट कर दो और ये सर्कल आउट कर दो। अब कार्बन ने ये 4 इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में थे ये भर दिए, ये सारे कार्बन भी अपनी रेंज में ले लेगा। तो ये आपका बन गया CH4 मॉलिक्यूल्स। मींस आप गिनो हाइड्रोजन का 1 2 ये क्लियर है, इस हाइड्रोजन का गिनो 1 2 ये क्लियर है, इसका गिनो 1 2 ये क्लियर है और इसका गिनो 1 2 ये क्लियर है। अब इसके 8 गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कार्बन भी क्लियर है। अब CH4 का जो मॉलिक्यूल बनता है वो कैसा बनता है, एक सिंगल सिंगल बॉन्ड की शेयरिंग हुई थी, मतलब इलेक्ट्रॉन की, तो ये ऐसा मॉलिक्यूल आपका CH4 होता है। और जनरली CH4 क्या होता है, तो बच्चों अब स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन। एलोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है ना, कि कार्बन के वेरियस वेरियस स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या होते हैं, कार्बन के वेरियस स्ट्रक्चर्स। मींस कार्बन बहुत तरीके के अपन जानते कंपाउंड्स बनाता है और दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलके बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है, जैसा कि अपन ने पढ़ा था इसकी यूनिकनेस में। तो कार्बन के ऐसे एलोट्रॉप्स भी होते हैं, मतलब बहुत सारे कार्बन मिलके एक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स बोलते हैं। तो अपने आपके बुक में जो एनसीईआरटी में पैराग्राफ दे रखा है उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है आपके इस टेबुलर फॉर्म में। अगर टेबुलर फॉर्म क्या होता है ना, कि भाई आपके पैराग्राफ पढ़ना थोड़ा टफ लगता है, बच्चों को लगता है कि भाई है ना थोड़ा डिफिकल्ट है कि भाई इतने बड़ी टेबल कैसे याद होगी। तो टेबुलर फॉर्म में होता है जो इजी लगता है अपने को नॉर्मली, तो टेबुलर फॉर्म में मैंने आपके लिए कन्वर्ट कर दिया। तो आपके बुक में 3 दे रखे हैं एलोट्रॉप्स, डायमंड, ग्रेफाइट एंड व्हीलेरिन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डायमंड का क्या हुआ है, स्ट्रक्चर दे रखा होगा। डायमंड का क्या है, स्ट्रक्चर दे रखा है। डायमंड का स्ट्रक्चर आपको ऐसा बुक में दिखा रहा होगा कि यहां से एक कार्बन किससे अटैच है, अपने 4 कार्बन दोस्तों से और अटैच्ड है, यूं 4 कार्बन के साथ। तो ऐसा कोई डायमंड का स्ट्रक्चर होता है। मींस इसमें यही लिखा हुआ है 3D नेटवर्क होता है, ईच कार्बन बॉन्ड्स विद दी 4 अदर्स। मींस एक कार्बन किसके साथ अटैच है, अपने 4 कार्बन दोस्तों के साथ और अटैच है। इसीलिए ये अपने 4 बॉन्ड, मतलब एक कार्बन 4 के साथ अटैच है कार्बन, मींस ये अपने पूरे 4 बॉन्ड कवर कर रहा है, मींस पूरे 4 बॉन्ड यूटिलाइज कर रहा है। तो पूरे 4 बॉन्ड यूटिलाइज कर रहा है मींस बहुत हार्ड होगा, मींस उसके जो बॉन्डिंग होगी बहुत स्ट्रांग होगी। इसीलिए डायमंड का स्ट्रक्चर क्या होता है, वेरी हार्ड होता है। वेरी हार्ड मींस जब आप डायमंड को तोड़ने की कोशिश करोगे तो हथौड़ा टूट जाएगा, बट डायमंड नहीं टूटेगा, इसकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग होती है। तो आगे ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर देखें तो लेयर्स ऑफ द हेक्सागन हेल्ड बाय द वीक फोर्सेस, सॉफ्ट एंड स्लिपरी होते हैं। इसमें क्या होता है ना, जनरली आपको ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा बताया होगा, जनरली ऐसा बता रहे होंगे, बुक में आपका दे रखा है, मैं आपको बना के बता देता हूं। ऐसा हेक्सागन टाइप स्ट्रक्चर है, ऐसा ही नीचे बना हुआ होगा,
ऐसा स्ट्रक्चर आपका किसका है, ग्रेफाइट का है। मींस अब लेयर्स ऑफ द हेक्सागन हेल्ड बाय द वीक फोर्सेस, मींस इसमें क्या होता है ना, जो लेयर ये हेक्सागन का स्ट्रक्चर बना है, हेक्सागन में यानी 6 कार्बन क्या होंगे, 6 कार्बन, 6 कार्बन किससे जुड़े होंगे, अदर 6 कार्बन से जुड़े हुए होंगे, बट वो 6 कार्बन के जो जुड़े नहीं, मतलब बीच में जो फोर्सेस है वो क्या है, वीक है। इसीलिए ग्रेफाइट को नॉर्मली अपनी पेंसिल्स वगैरह अपने इसमें आगे बढ़ रहे हैं जिसमें लिखा हुआ आएगा इस में, तो ग्रेफाइट ये जो हेक्सागन है वो किससे जुड़े हुए हैं, वीक फोर्सेस से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं, वीक फोर्सेस, इसीलिए ये सॉफ्ट होते हैं और स्लिपरी होते हैं, इसीलिए ये सॉफ्ट होते हैं। वरना कार्बन की तरह ये पूरे जुड़े हुए होते हैं, अच्छी बॉन्डिंग होती, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती तो ये भी हार्ड होता है, बट ये सॉफ्ट होने का रीजन यही है क्योंकि इसके बीच में क्या है, वीक फोर्सेस है। तो आगे फुलरीन अपन देखते हैं। तो फुलरीन में क्या है, होलो केज लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें अपन ने इसकी यूनिकनेस में पढ़ा था ना कि कार्बन से कार्बन इतनी जुड़ते हैं, इसीलिए इसकी कैटिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग है, जो कि आगे अपन अभी पढ़ने वाले हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ द कार्बन में। तो कार्बन क्या है, होलो केज लाइक स्ट्रक्चर, 60 कार्बन मींस एक दूसरे से कार्बन कार्बन मिला के 60 कार्बन एक साथ जुड़े हुए हैं। और इसका शेप कैसा होगा, सॉकर लाइक शेप होगा, सॉकर बॉल लाइक शेप, मीन जो फुटबॉल का शेप होता है ना वैसा आपके बुक में बना रखा है। यहाँ अपना ऐसा 3D स्ट्रक्चर बनाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं नहीं बना पा रहा हूँ। तो बट आप अपनी बुक्स में एनसीईआरटी खोल के बैठे होंगे तो उसमें आप चेक करना कि सॉकर लाइक स्ट्रक्चर होगा फुलरीन का। अब देखते हैं बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में क्या होता है ना डायमंड की, कि डायमंड क्या कर रहा है, एक डायमंड अपने 4 दोस्तों के साथ बॉन्ड बना रहा है, मतलब स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। क्या बना रहा है, 4 स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड पर कार्बन, मींस एक कार्बन 4 अपने स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग दिखाता है इसमें। तो ये इसीलिए क्या होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं, मतलब अपने 4 बॉन्ड पूरे कर रहा है, मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ले रहा है, तो इसीलिए हाईली स्टेबल होते हैं। तो अब ग्रेफाइट में आते हैं। तो ग्रेफाइट में 3 कोवलेंट बॉन्ड्स पर कार्बन विद द डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, मींस एक कार्बन अपने 3 कार्बन दोस्त से जुड़ा है, मतलब अपना चौथा बॉन्ड वो यूज नहीं करा, मींस एक ही बॉन्ड के कारण वो स्टेबल नहीं हो पा रहा, वरना ये भी हार्ड होते, मतलब बॉन्डिंग एक पूरी कर लेता, मतलब 4 बॉन्ड पूरे यूटिलाइज कर लेता तो ये लोग भी हार्ड हो जाते। बट ये कितने के साथ जुड़ रहा है, अपने 3 कार्बन दोस्तों के साथ जुड़ रहा है, और जो एक बॉन्ड है वो क्या होते हैं, डीलोकेशनलाइज्ड इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में होते हैं। आई होप आपको यहाँ पे समझ आया होगा। तो फुलरिंग यानी स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड इन दी हेक्सागन एंड द पेंटागन्स, मींस आपको ये शॉकर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा उसमें, तो शॉकर लाइक स्ट्रक्चर में हेक्सागन्स भी है और पेंटागन्स भी, मींस 5 कार्बन भी दिख रहे होंगे और 6 कार्बन भी दिखेंगे। तो वो पेंटागन्स के बीच में क्या है, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग प्रेजेंट है, जैसा कि कार्बन डायमंड में था। तो प्रॉपर्टीज में आते हैं। तो इसकी डायमंड की क्या प्रॉपर्टीज होती है, ये हार्ड होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। नॉर्मली अपन डायमंड्स देखते हैं ज्वेलरी फॉर्म में, तो वो क्या होता है, जनरली हार्ड होता है। अपने को पता है कि अपन डायमंड पे हथौड़ा मारेंगे तो हथौड़ा टूट जाएगा, बट डायमंड नहीं टूटेगा, इसलिए बहुत हार्ड है। और क्या है, ट्रांसपेरेंट है। क्या है, ट्रांसपेरेंट मींस अपना एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखता है आपको डायमंड के अंदर से। और इसके अंदर कौन सा है, TIR लगता है, जो कि आपके क्लास 11 में आता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लगता है। इसके रिफ्लेक्शन के कारण ही इतनी चमक होती है इसकी। तो हाईली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्या है इसका, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपके 11 में आता है, तो खाली आपको याद रखना है कि RI का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो ज्वेलरी एब्रेसिस मींस आपके 10th में भी जो चैप्टर है आपका ये आपका ये लाइट जो चैप्टर है उसमें अपन पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो ज्वेलरी एब्रेसिस तो हार्ड है, तो ट्रांसपेरेंट है, हाई आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और कहां पे यूज हो रहा है, ज्वेलरी में यूज हो रहा है। तो ग्रेफाइट क्या है, सॉफ्ट है, यूज कहां हो रहा है, पेंसिल्स में हो रहा है, और लुब्रिकेंट। नॉर्मली जो पेंसिल की टिप होती है वो किसकी होती है, ग्रेफाइट की होती है। और नॉर्मली आप लिखते हैं तो वो घसती भी है, मींस क्लियर भी होती है और टूटती भी है। तो इसीलिए इसका जो एक बॉन्ड के कारण ये फ्री रहता है, इसीलिए इतना सॉफ्ट है, और लुब्रिकेंट्स में भी यूज होता है। और फुलरिन का यूज हो रहा है, यूनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज है इसकी, क्या है, एक अलग यूनिक तरह की इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज है, मींस इलेक्ट्रिक एरियाज में यूज होता है, यूजिंग इन नैनोट्रेक ड्रग्स में। नैनोट्रेक ड्रग्स होते हैं नॉर्मली आपके फार्मास्यूटिकल्स में, उसमें भी ये फुलरिन यूज किया जाता है। आई होप एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन आपको क्लियर होगा। जितना भी इतना बड़ा पैराग्राफ जो आपको दिख रहा है ना, इसमें से क्वेश्चंस उठ के आते हैं, जो कि अपने को डिफिकल्ट लगता है इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ने में। तो मैंने आपके लिए क्या किया है, उसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। आई होप आपको यहाँ पे समझ आया होगा। तो बच्चों एलोट्रॉप्स अपन ने पढ़ लिए। अब अपन यहाँ पे एक नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी बुक का, आप जैसे इसको पास ऑन करेंगे तो आपके यहाँ पे इंटेक्स्ट क्वेश्चन है। इंटेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पे भी इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक सल्फर का आई थिंक
आपको रिंग बनाने का, जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं इन टेक्स्ट, ये ट्राई करना। आपको आई होप समझ में आया होगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, उससे आपके ये क्वेश्चंस बन जाएंगे। अगर नहीं बनते हैं तो आप मेरे को बताइएगा कमेंट सेक्शन में, अपन इसको कंप्लीट करेंगे। तो अब आगे जो आप नेक्स्ट पेज पे आते हैं ना, जो आपके 4 पेजेस है ये कंप्लीट होता है एनसीईआरटी का। अब 5th पेज पे जो आते हैं ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर का, क्या है? वर्सेटाइलिटी ऑफ द कार्बन। वर्सेटाइलिटी ऑफ द कार्बन मीन कार्बन इतना वर्सेटाइल क्यों है, मीन्स हर चीज कैसे कर पा रहा है कार्बन, इसमें ऐसी क्या प्रॉपर्टीज है जिसके कारण ये इतने वर्सेटाइल नेचर का है। तो आप सबको पता होगा कि इसमें 2 प्रॉपर्टीज दे रखी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रॉपर्टी दे रखी है वो कौन सी है? कैटिनेशन है। क्या है? कैटिनेशन। कैटिनेशन पावर जो भी अपन ने पढ़ा था ना, जो कैटिनेशन मीन कार्बन एक दूसरे से इतने लॉन्ग स्ट्रक्चर्स में बॉन्ड बनाता है, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कैटिनेशन बोलते हैं। तो इसको अपन लिख सकते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू फॉर्म 4 strong covalent bonds with other carbon. The property of the carbon to form 4 strong covalent bond with the other carbon, thus मीन्स जो प्रॉपर्टी होती है कार्बन से कार्बन जुड़ के, मीन्स इधर अपन ने क्या लिखा था? प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन टू फॉर्म द 4 स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड विद द अदर कार्बन, दस क्रिएटिंग, मीन्स अब इसमें क्या क्रिएट होंगे? दस क्रिएटिंग लॉन्ग स्ट्रेट चेन्स branched chains या रिंग्स। जो ये प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण इतनी बड़ी बड़ी चेन्स बनती है, ब्रांच चेन्स बनती है या रिंग्स बनती है, वो किस प्रॉपर्टी के कारण बनती है? कार्बन की कैटिनेशन पावर के कारण बनती है। मींस इसमें क्या लिखा है अपन ने? द प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन टू फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड विद द अदर कार्बन, दस क्रिएटिंग अ लॉन्ग स्ट्रेट चेन्स, ब्रांच चेन्स या रिंग्स। ये जो प्रॉपर्टी है जिससे कार्बन से कार्बन इतनी बड़ी बड़ी चेन्स में जुड़ रहा है या रिंग की फॉर्म में जुड़ रहा है, जो अपन ने एलोट्रॉप्स पढ़े जिसमें 60 कार्बन एक साथ जुड़े थे, किसमें? फुलरीन में। तो ये कार्बन की इस प्रॉपर्टी के कारण ही ये इतना कुछ कर पा रहे हैं। तो ये कार्बन की कौन सी प्रॉपर्टी है? कैटिनेशन प्रॉपर्टी है। इसमें अपन एक नोट भी कर सकते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड अपन करवाते हैं आपको, तो इसमें नोट कर सकते हैं, 10 no other element forms as such compounds like carbon forms. Silicon forms the 8 to 9 bonds with hydrogen atom, but this structure is highly reactive, but carbon is highly stable in structures. मीन्स अपन ने यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड क्या लिखा? दस नो अदर एलिमेंट फॉर्म्स एज सच कार्बन लाइक एज सच कंपाउंड्स लाइक कार्बन फॉर्म। मीन्स ऐसा कोई भी अदर एलिमेंट नहीं है पीरियोडिक टेबल में जो कि इतने सारे कंपाउंड्स बनाए जैसे कि कार्बन बना रहा है।
सिलिकॉन भी 8 से 9 बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन एटम के साथ, बट वो स्ट्रक्चर क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। हाईली रिएक्टिव होने के कारण वो इतने बॉन्ड्स नहीं बना पाता, बट जो कार्बन है वो हाईली स्टेबल होता है इन स्ट्रक्चर्स में। तो आई होप आपको कैटिनेशन पावर यानी इसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी समझ आएगी। तो मैं एक बार वापस रिपीट कर लेता हूं आपके लिए। द प्रॉपर्टी टू विच the property of the carbon to form a four highly stable covalent and strong bonds with the other carbon by which the carbon forms the long chains, straight chains, branch chains and the ring structures। इसके जो रिंग स्ट्रक्चर है, इसकी जो ब्रांच चेन है, वो उसकी जो प्रॉपर्टी है जो कार्बन से कार्बन एक साथ जोड़ती है, उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, कैटिनेशन पावर है। मींस आई होप आपको यहाँ पे समझ आया होगा कि कैटिनेशन पावर अपने को क्या बोलने जा रही है, और पॉइंट टू बी नोटेड आपको यहाँ पे समझ आया होगा। तो अब अपन इसकी सेकंड प्रॉपर्टी जो कि वर्सेटाइल नेचर ऑफ द कार्बन में अपन इसकी सेकंड प्रॉपर्टी फर्स्ट अपन ने देखी कैटिनेशन पावर, अब इसकी सेकंड प्रॉपर्टी अपन देखने जा रहे हैं टेट्रावैलेंसी ऑफ द कार्बन। तो उसमें पता है एज वी नो कार्बन हैज 4 वैलेंस electrons, thus carbon forms 4 strong covalent bonds instead of gaining और लूजिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि अपन ने क्या पढ़ा था, कहां पे, आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता है कार्बन। तो उसमें अपन ने पढ़ रखा है कि 4 गेन क्यों नहीं करता और 4 लूज क्यों नहीं करता। तो अपन ने इसमें क्या लिखा, एज वी नो द कार्बन हैज द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, thus the carbon forms the 4 strong covalent bond instead of the gaining and the losing of the 4 electrons। और इसी प्रॉपर्टी मींस टेट्रावैलेंसी क्या बोल रहा है कि 4 जो कार्बन है, कार्बन क्या है, 4 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मींस 4 और इसको बनाने, के शेल में 2, एल शेल में 4, मींस इसका एटॉमिक नंबर क्या था, 6 था। तो एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो 4 इसको और लेने हैं, 4 और बॉन्ड बनाने, तब जाके ये नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन ले पाएगा। तो 4 बॉन्ड कौन से बनाएगा, वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, ना कि आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या करना पड़ता है, इसको 4 लूज करने पड़ते हैं या 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ते। तो आयनिक बॉन्ड तो बनाता नहीं है, बट कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। 10, तो अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं, 10 कार्बन फॉर्म्स 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स विथ other element like hydrogen, oxygen, nitrogen, एक्सेट्रा। मींस किसी के साथ भी बना सकता है। तो कार्बन क्या बनाता है, 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ना कि आयनिक बॉन्ड। तो 4 कोवैलेंट बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, किसी भी अदर एलिमेंट के साथ बना सकता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, किसी के साथ भी बना सकता है। तो एक्सेट्रा इसीलिए मैंने लिखा कि किसी के साथ भी कार्बन अपना कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। आयनिक बॉन्ड बनाता तो उसको लूज या गेन करने पड़ते हैं, बट यहाँ पे क्या बना रहा है, ये 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, इसीलिए ये किसी के साथ भी कार्बन क्या कर सकता है, अपना बॉन्ड बना सकता है। तो आई होप आपको कैटिनेशन पावर समझ में आया होगा और टेट्रावैलेंसी समझ में आई होगी। तो जो कार्बन क्या होता है, अब इसमें ऊपर में अपन ने पॉइंट लिया, कार्बन फॉर्म्स 4 कोवैलेंट bonds with other element, that is exceptionally stable होता है। क्या होता है, एक्सेप्शनली स्टेबल होता है। मींस जो ये 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है किसके साथ, अदर किसी भी एलिमेंट के साथ, जो कि क्या होता है, एक्सेप्शनली स्टेबल होता है। ऐसे बहुत से एलिमेंट्स अपने पीरियोडिक टेबल में जो कि
ऐसे ही कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं किसी अदर एलिमेंट के साथ, बट वो इतने स्टेबल नहीं हो पाते जितना कि ये कार्बन स्टेबल बॉन्ड बनाता है। तो इसीलिए ये जो 2 पॉइंट्स लिखे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मींस जो कार्बन की जो ये वैलेंस टेट्रावैलेंसी जो प्रॉपर्टी है उसके कारण ये क्या बनाता है, 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है किसी भी अदर एलिमेंट के साथ, और वो बॉन्ड्स क्या होते हैं, एक्सेप्शनली स्टेबल होते हैं। तो इस एक्सेप्शनली स्टेबल होने का रीजन है क्योंकि कार्बन क्या है, एक छोटा एलिमेंट है। क्या है, एक छोटा एलिमेंट है। आप इस रीजन को लिख लीजिएगा कि आपको लिखना हो तो, बट आपकी नॉलेज के लिए हम बता रहे हैं कि कार्बन एक्सेप्शनली स्टेबल बॉन्ड बनाने का एक रीजन है। उसका रीजन क्या है कि कार्बन एक छोटा एलिमेंट है एज कंपेयर टू दी अदर पीरियोडिक टेबल की कोई भी दूसरे एलिमेंट के साथ। एज कंपेयर टू ये क्या है, छोटा एलिमेंट है। तो जितना छोटा एलिमेंट होगा तो वो बॉन्ड क्या बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा। और जितना ही ज्यादा बड़ा बॉन्ड होगा, जितना बड़ा एटम होगा, मींस कोई भी एलिमेंट का जितना बड़ा एटम होगा तो वो बॉन्ड क्या बनाएगा, वीक बनाएगा। क्योंकि बड़ा है, बड़ा होगा तो उसमें उतनी कैपेबिलिटी नहीं होगी, इतनी अट्रैक्टिव पावर नहीं होगी को इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करने की। तो जितना छोटा एटम उतना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, और जितना बड़ा एटम उतना वीक बॉन्ड। इसीलिए जो बॉन्ड स्टेबल होने का रीजन है, वो रीजन क्या है कि कार्बन एक क्या है, स्मॉल एलिमेंट है। क्या है, एक छोटा एलिमेंट है जो कि पूरा इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल कर सकता है, बॉन्ड्स को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। तो आई होप आपको यहाँ पे टेट्रावैलेंसी का जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा। तो यही आपका पूरा इस पेज पे लिखा हुआ है, टेट्रावैलेंसी ही ओनली एक पेज पे आपका कवर है। तो यहां तक आपकी क्या होती है, 6 पेजेस कवर होते हैं एनसीईआरटी के। तो अपन जैसे जानते हैं कि एनसीईआरटी साथ साथ में कवर कर रहे हैं, तो आप ये साथ में नोट्स भी बना रहे होंगे, तो आप ये नोट्स बना लीजिएगा। तो अपन यहां तक ही इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। अब आगे इस लेक्चर में अपन क्या पढ़ेंगे, आगे कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, कार्बन का नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, कार्बन कितने टाइप्स के होते हैं, अनसैचुरेटेड कार्बन, सैचुरेटेड कार्बन, और इसका नॉमेनक्लेचर, और इसकी जो इतनी सारी रिएक्शंस देखिए, एथेनॉल, मिथेनॉल, सब कुछ आपको इस चैप्टर में कवर करवाएंगे। तो आपका यहाँ पे लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट होता है। आई होप यहाँ पे लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 आपको समझ में आया होगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी टेक्स्ट क्वेश्चन में या कुछ भी, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।